सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा निर्देशन एवं परामर्श विषय के अंतर्गत आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को। इस बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में हम आज पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं और अगले पार्ट में हम पार्ट 2 के क्वेश्चंस को पूरा कवर कर लेंगे। जितने भी क्वेश्चंस है सभी को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 से, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? जो ब्लैक बोर्ड है ये किस उपकरण की श्रेणी में आता है? कठोर, मृदु, दोनों या कोई नहीं? दोस्तों, जो चीजें हमें अपने आंखों से दिखाई देती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर, यानी कि कठोर। तो जो कठोर होती हैं उसमें चाहे क्लास में चौक हो, डस्टर हो, ब्लैक बोर्ड हो, सीट्स हो, पंखे हो, खिड़कियां हो, दरवाजे हो, जो भी हमें क्लास में दिख रहा है वो सभी कठोर में आएंगे। तो ऑप्शन आ जो है कठोर, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? तो इंद्रियां तो आपको पता ही है, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी इंद्रियां कैसी होती हैं? अविकसित, सामान्य, तीव्र या इनमें से कोई नहीं? तो तीव्र होती हैं। कोई भी चीज जल्दी सुनते भी हैं, उसका रिस्पॉन्स भी वो जल्दी करते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न आप देखोगे अभी सारे के सारे क्वेश्चन पिछले ईयर्स में पूछे हुए हैं, यानी कि 2023 में पूछे हुए हैं, फिर 22 में पूछे हुए हैं। दोस्तों, इस तरीके से जब आप सीरीज को पढ़ते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी दोहरा लेते हो और ये एक तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी और अच्छी कर देता है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्म स्वीकृति या उपरोक्त सभी? दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधित यानी कि ऐसे बच्चे जिनको देखने में समस्या है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा विशिष्ट शिक्षा से होती है, समन्वित या समावेशी शिक्षा से भी होती है और मुख्य धारा में भी इन बच्चों को आगे जोड़ करके रखा जाता है। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे बच्चों की शिक्षा इन सभी माध्यमों से होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है। ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में उभरे हुए कितने बिंदु होते हैं? ये मैंने क्लास में बताया है कि ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में टोटल 6 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, जो सुनने की इकाई होती है, जो हमारी श्रवण क्षमता होती है, उसको हम डेसिबल में मापते हैं। तो जो बच्चे जिनको सुनने में दिक्कत होती है उनको हम डेसिबल अंकों के आधार पर उनको हमने विभाजित कर दिया है कि किससे कितने डेसिबल तक बच्चा सुन रहा है, तो वो कम मंदित है या अधिक मंदित है या ज्यादा श्रवण मंदित है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया है अलग अलग पार्ट्स में कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको कुछ ना कुछ सुनाई देता होगा, कुछ होंगे जिनको बहुत ज्यादा तेज बोलने के बाद सुनाई देता होगा और कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ भी आवाज कर लीजिए आप, उनको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, यानी कि वो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चों की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, 2023 में ही पूछे हुए प्रश्न है सब। क्वेश्चन नंबर 7 है। अल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किस सन में किया था? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो अल्फ्रेड बिने ने अपना पहला बुद्धि परीक्षण 1905 में किया था। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? तो प्रैक्टिकल, आप सभी को पता है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं वो साइंस होता है, ज्योग्राफी होता है, इसमें हम गणना करते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, हमें कोई भी प्रैक्टिकल करने का कोई ना कोई उद्देश्य होता है और जब हम प्रैक्टिकल करते हैं उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट भी तो आता है। तो ये सभी चीजें हैं, लेकिन कहानी नहीं आता प्रैक्टिकल में। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा, कहानी। 2023 में ही पूछे हुए प्रश्न है ये सब। क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? डब्ल्यू वुंट ने की थी। याद रखिएगा, ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12 या 6/18? तो 6/6 ऑप्शन आ जो है ये राइट आंसर हो जाएगा, 6/6। क्वेश्चन नंबर 11 है। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य क्या? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में मनोविज्ञान शाला कहाँ स्थित है? तो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है। और स्थापना कब हुई थी?
हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। और जो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश है, ये इसकी स्थापना की गई थी आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा 22 अगस्त 1947 को। ठीक है, यानी कि आजादी के ठीक 7 दिन बाद मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, तो मनोविज्ञान शाला में होता क्या, निर्देशन देने का काम होता है, गाइडेंस दिया जाता है, प्रशिक्षण ट्रेनिंग दी जाती है, शोध कार्य होता है, निर्देशन, परामर्श, प्रशिक्षण, शोध कार्य, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। हकलाने के कारण है वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा अगर हकला रहा है तो हो सकता है कि जन्म से ही उसको इस तरीके की दिक्कत रही हो, या फिर वो वातावरण यानी कि जन्म लेने के बाद उसको ऐसा एनवायरनमेंट मिला हो कि वो हकला के बोलने लगा हो। तो ऑप्शन सा जो है उपरोक्त दोनों, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बाधितों के लिए या दृष्टि बाधितों के लिए। तो केवल प्रतिभाशाली बालक ऐसे हैं जिनको अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये सभी प्रकार के माहौल में ढल जाते हैं। बाकी और सब जो बच्चे होते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं, तो फिर उन्हें थोड़ा समय लगता है और बच्चों के साथ घुलने मिलने में या कक्षा में घुलने मिलने में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ये भी देखिए 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारी कार्यक्रम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये सभी कार्यक्रम विशिष्ट बच्चों के लिए चलाए जाते हैं। विशिष्ट बच्चों के अंतर्गत केवल सामान्य बच्चे नहीं आते हैं, बाकी प्रतिभाशाली बच्चे, श्रवण बाधित बच्चे, अस्थि बाधित बच्चे, दृष्टि बाधित बच्चे, ये सभी बच्चे आते हैं विशिष्ट बालकों की श्रेणी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1992 में, 1992 में पारित हुआ था। याद रखिए, यहाँ पर अधिनियम पारित कब हुआ था ये पूछा है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी ये नहीं पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 है। सामान्य बालक किस बुद्धि लब्धि में आते हैं। तो जो सामान्य बालक होते हैं वो 90 से लेकर के 110 की बुद्धि लब्धि में आते हैं टर्मन के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 17 है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक या इनमें से सभी। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि विशिष्ट बालकों की श्रेणी में सामान्य बालक नहीं आते, सामान्य बालक इनसे अलग होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछे हुए प्रश्न है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बालक, ऑप्शन आ। क्वेश्चन नंबर 18 है। ब्रेल लिपि का विकास किया किसने किया था। लुई ब्रेल ने किया था। तो यहाँ पर लुइस लिखा हुआ है, लुई ब्रेल ने किया था, याद रखिएगा। ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते उनके लिए इन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 19 है। भाषा कौशलों के विकास हेतु कौन कौन से उपकरण हैं। कौन कौन से ऐसे उपकरण हैं जिनकी मदद से हम बच्चों की लैंग्वेज को अच्छा कर सकते हैं, उनको भाषा के बारे में सही से पढ़ा सकते हैं। कंप्यूटर, श्रव्य दृश्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द, उपरोक्त सभी। इन सभी का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को कि भाषा कौशलों को विकसित कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए क्लियर पूछा है कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई, और अधिनियम पारित हुआ था 1992 में, और स्थापना कब हुई थी। दोस्तों भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना भी 1992 में हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अधिनियम है वो भी पारित हुआ था और स्थापना भी हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किन बच्चों के लिए हुआ है, जो बच्चे देख नहीं सकते, यानी कि जो दृष्टि बाधित हैं, दृष्टि दोष बालकों के लिए। तो ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। अस्थि बाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है, कितना परसेंट, 2%, 4%, 3% या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 4%। 2022 के एग्जाम में ही ये सारे के सारे प्रश्न आप देखिए पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। अस्थि बाधितों हेतु संस्थान स्थित है कानपुर में, नागपुर में, देहरादून में या फिर नई दिल्ली में। तो दोस्तों जो देहरादून है, द से देहरादून और द से दृष्टि बाधित, तो याद रखिएगा जो दृष्टि बाधित बालकों के लिए है वो देहरादून में है। लेकिन जो शारीरिक रूप से विकलांग बालकों हेतु संस्थान है वो है नई दिल्ली में। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, क्योंकि शारीरिक विकलांगता में अस्थि बाधित बच्चे भी आ जाएंगे, श्रवण बाधित बच्चे भी आ जाएंगे, मूक बधिर बच्चे भी आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन द को हम सही लगाएंगे। और दृष्टि बाधितों के लिए अगर पूछेगा तो वो देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 24 है।
विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता या ये सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25 है, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। अभी मैंने आप लोगों को बताया है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना किस समिति द्वारा की गई थी, सब मैंने आपको बताया है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है मनोविज्ञान शाला से, इसीलिए आप पूरी बात बिल्कुल याद कर लीजिए कि स्थापना कब हुई थी, किस समिति के द्वारा की गई थी और यहाँ पर क्या काम होता है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या न करने योग्य है, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है अ और ब दोनों, यानी कि क्या करने योग्य है और क्या करने योग्य नहीं है, ये दोनों बातें बताई जाती है निर्देशन और परामर्श में। क्वेश्चन नंबर 27 है, सही दृष्टि कहलाती है। तो 6/6 होती है, ये अभी आप लोगों ने देखा भी है। तो देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों, मैंने बार बार आप लोगों से कहा है डीएलएड में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान या ये सभी? तो दोस्तों प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में ये सभी जरूरी हैं, यानी कि ऑप्शन द सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत सरकार स्वयंसेवी संस्थाओं को कितना अनुदान देती है? 2022 में देखिए पूछा हुआ प्रश्न है, 90%, 40%, 50% या 60%। दोस्तों कई सारी स्वयंसेवी संस्थाओं का मतलब है जो एनजीओ वगैरह होते हैं, जहां पर आप देखिए बहुत सारे ऐसे एनजीओ होते हैं जहां पर अनाथ बच्चों को वो लोग पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको अपने पास रखते हैं। कुछ ऐसे संस्थान होते हैं जहां पर बुजुर्गों को रखते हैं, या जिसे हम वृद्धाश्रम कहते हैं, या ऐसी संस्थाएं जो होती हैं जो लोगों के भलाई के लिए काम करती हैं, समाज के भले के लिए काम करती हैं, ऐसी संस्थाओं को सरकार भी अनुदान देती है। या जहां पर विकलांग बच्चों को कोई पढ़ा रहा है, तो ऐसे ऐसे संस्थानों को सरकार अनुदान देती है दोस्तों। तो जो अनुदान होता है वो कभी कभी होता है कि हमारा 40% लग रहा है तो सरकार हमको 60% दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भी 50% योगदान है और सरकार का भी 50% योगदान है। जैसे मिड डे मील स्कूल में आता है, तो जो स्कूलों में खाना बनता है हमारा राज्य सरकारों के द्वारा, उसमें कुछ ना कुछ केंद्र सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है और कुछ ना कुछ राज्य सरकार भी करती है। तो सेम वही चीज यहाँ पर भी है कि एनजीओ को सरकार कुछ भी इसमें से रेशियो हो सकता है दोस्तों। तो इसीलिए किसी एक को भी यहाँ पर सही बताना सही नहीं होगा, क्योंकि जो परसेंटेज है वो कभी कभी ऐसा होता है कि 90% भी सरकार दे देती है, केवल 10% ही वो एनजीओ लगाता है। ठीक है, तो आपकी इस सीरीज में तो इसका आंसर दिया ही नहीं है। इसके अलावा आपके रजन सीरीज में ऑप्शन नंबर अ को दिया है कि 90%। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी एक को ये कहना कि इतना परसेंट देती है सरकार, ये सही भी नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि किस स्वयंसेवी संस्था को सरकार कितना अनुदान दे रही है। तो आपके राजन सीरीज के अकॉर्डिंग ऑप्शन अ सही होगा जो उसमें दिया गया है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए तो 50-50 का रेशियो सबसे सही है कि आधा हम खर्च कर रहे हैं, आधा सरकार दे रही है। ऐसा भी बहुत से स्वयंसेवी संस्थाओं में होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का कोई एक विकल्प सही बताना दोस्तों ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि किस स्वयंसेवी संस्था को सरकार कितना दे रही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं? तो समस्यात्मक बालक जो क्लास में झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए बनी है? जो देख नहीं सकते हैं, दृष्टि बाधितों के लिए। क्वेश्चन नंबर 32 है, पिछड़े बालक की पहचान हेतु परीक्षण है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत बुद्धि उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द ये सभी या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को पोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है वॉलमैन का। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं, वीएन दास के अनुसार वंचित बालकों के लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। अगर जो बच्चा वंचित होगा, वो अगर वंचित बालक है तो उसको तो पहली बात सुविधा ही नहीं मिली है, ना तो वो सही से स्कूल जा पा रहा, ना तो सरकार के द्वारा दिए जा रहे जो सुविधाएं, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं, उसका भी लाभ उसको नहीं मिल रहा, ना तो वो आर्थिक रूप से ना सामाजिक रूप से सक्षम है। ऐसा बच्चा जो हर चीज से वंचित है, तो उसकी जो शैक्षिक उपलब्धि है वो कैसे अच्छी हो पाएगी? वो तो नहीं अच्छी हो पाएगी।
तो ये लक्षण नहीं है। बाकी शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास उनके होता है, पढ़ने में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं ऐसे बच्चे, बौद्धिक विकास भी नहीं सही से हो पाता है और शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन हो जाता है। कई बच्चे किसी ईंट भट्ठे पर काम करने लगते हैं, कहीं मजदूरी करने लगते हैं या लेबर का काम करने लगते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे अपने घर की दशा देखते हैं तो फिर वो काम करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि ये वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि या फिर उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक या विकलांग बालक। तो सामान्य बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में नहीं आते हैं और ये बार बार मैंने आप लोगों को बताया है। विशिष्ट वर्ग में प्रतिभाशाली बच्चे, पिछड़े बच्चे, विकलांग बच्चे ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन थे? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रतिभाशाली बालक हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं या उपर्युक्त सभी। तो राइट आंसर है उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 39 है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो सामान्य बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है टर्मन के अनुसार वो 90 से 110 के बीच होती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सीएटी परीक्षण क्या है? तो सीएटी परीक्षण ये बच्चों के लिए है। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है। यह कथन किसका है? यानी कि व्यक्ति को जब निर्देशन मिलता है तो वो बुद्धिमत्ता पूर्ण चयन करता है और अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य बनाना भी सीख लेता है। तो ये कथन किसका है? सीवी गुड का, ऑर्थर जे जोनस का, मैथ्यूसन का या जे एम ब्रीवर का? दोस्तों राइट आंसर है ऑर्थर जे जोनस का। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, निर्देशन का प्रकार नहीं है शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या व्यावसायिक निर्देशन। तो लिखित निर्देशन नहीं होता, बाकी ये तीनों ही निर्देशन के प्रकार है, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन। तो क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं, निर्देशन अथवा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए किस स्तर पर बच्चों को निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता पड़ती है? प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या विश्वविद्यालय स्तर पर? तो जब बच्चा उच्च प्राथमिक में आता है कक्षा 6वीं से उसको हम निर्देशन और मार्गदर्शन देना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ये सब परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, सामान्य बुद्धि स्तर के बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? और ये प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा, 2 बार तो अभी आप देख चुके, तीसरी बार आप देखने जा रहे हो। तो ये 90 से 110 के बीच में, तो 90 से 109 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, उपचारात्मक शिक्षण विधि का उपयोग उचित होता है प्रतिभाशाली बालकों के लिए, सामान्य बालकों के लिए, पिछड़े बालकों के लिए या सभी बालकों के लिए? तो जो उपचारात्मक शिक्षण विधि होती है ये ऐसे बच्चे जिनका जो कोर्स में पीछे रह गए हैं, जिनको थोड़ी समस्या आ रही है, तो ऐसे बच्चों के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो पिछड़े बालकों के लिए ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं, दृष्टि दोष से ग्रस्त बालकों के लिए उपयोगी लिपि होती है क्रेप लिपि, ब्रेल लिपि, ब्रीमेल लिपि या क्रेस लिपि। तो दृष्टि दोष बालकों के लिए जिन्हें देखने में दिक्कत है उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ब्रेल लिपि। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहते हैं? तो बिने को कहते हैं, बिने। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक के अंतर्गत नहीं आता? सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, पारिवारिक संघर्ष, शारीरिक दोष या कठोर अनुशासन। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कभी भी मानसिक स्वास्थ्य में बाधा नहीं डालेगा, ये तो और क्या करेगा, मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा करेगा अगर हमारे साथ कोई सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार कर रहा है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिबाधित बालकों का शैक्षिक उपकरण नहीं है? ग्राफ शीट, ब्रेल स्लेट, ध्वनि रहित कैसेट या टेलर फ्रेम। इसमें से सभी को छू करके वो क्या कर पाएगा, वो उसमें की चीजों को महसूस कर पाएगा। लेकिन अगर आप एक ग्राफ शीट दे दोगे या एक पेज दे दोगे, ग्राफ शीट क्या होता है, एक पेज ही तो होता है, तो उस पेज में वो कुछ भी उभरा हुआ तो वह रहता नहीं है ना, तो उस पेज से कुछ वो सीख पाएगा।
तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता किस माध्यम से दी जाती है? तो परामर्श हम कैसे देते हैं? बच्चों के साथ बोल करके, वार्तालाप के माध्यम से। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, मंद बुद्धि बालक आते हैं, यानी कि ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है। प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। कौतूहल, दूसरों के साथ लड़ना, विचारों में सृजनात्मकता या अभिव्यक्ति में अनूठापन। तो दूसरों के साथ लड़ना ये प्रतिभाशाली होने का संकेत बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है। पिछड़े बालक वे हैं। पिछड़े बालक कौन से होते हैं? जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के बीच होती है, जिनके सीखने की गति धीमी होती है और जो मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। विकृत बालकों को बनना चाहिए परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी बच्चों को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, किसी भी प्रकार का बच्चा हो। क्वेश्चन नंबर 56 है। समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं अमेरिका एवं ब्रिटेन में, भारत एवं पाकिस्तान में, रूस एवं फ्रांस में या जापान एवं चीन में। तो अमेरिका और ब्रिटेन में देखने को मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए विशेष विद्यालयों में विशेष बालकों के साथ, विकसित पद्धतियों के माध्यम से या अन्य सामान्य बालकों के साथ। तो अन्य सामान्य बालकों के साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भी शिक्षा होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 है। मानसिक रूप से पिछड़े बालक की बुद्धि लब्धि कम होती है औसत बालक से, प्रतिभाशाली बालक से, समस्यात्मक बालक से या इनमें से कोई नहीं। तो मानसिक रूप से पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो औसत बालक से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 59 है। मंदित बालकों की शिक्षा हेतु ध्यान रखें रुचि का, अभिप्रेरणा का, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, रुचि और अभिप्रेरणा दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 60 है। पिछड़े बालकों के प्रकार है सामान्य पिछड़ापन या विशिष्ट पिछड़ापन। तो राइट आंसर है आ और ब दोनों। क्वेश्चन नंबर 61 है। अपवंचित बालकों के प्रकार हैं सामाजिक रूप से वंचित, शैक्षिक रूप से वंचित, आर्थिक रूप से वंचित, शारीरिक रूप से अपवंचित, ये सभी प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है। अपवंचन बाल्य जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। यह कथन किसका है? बॉलमैन का, गार्डन का, जॉन जेरोली मैक का या कोई नहीं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गार्डन का कथन है ये, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ब। क्वेश्चन नंबर 63 है। ब्रेल लिपि किन बच्चों से संबंधित है? तो ब्रेल लिपि ऐसे बच्चे जो देख नहीं सकते, दृष्टि बाधित बच्चों के लिए, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः होता है, जो बच्चे शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं उन बच्चों को होता है सामान्य रूप से डिस्ग्राफिया, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है। ECEC का पूरा नाम क्या है? तो विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र, ऑप्शन आ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है। मनोविज्ञान केंद्र के प्रमुख कार्य क्या है? तो मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में प्रमुख काम क्या होता है? निर्देशन का, परामर्श का, शोध कार्य, प्रशिक्षण, यही सब होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है। दृष्टि बाधितों के लिए लिपि है ब्रेल लिपि, अभी आपने देखा है। क्वेश्चन नंबर 68 है। वाणी बाधित बच्चों का संबंध किससे होता है? तो देखिए, जो वाणी बाधित बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, अक्सर आप देखिए वो सुन भी नहीं पाते हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे सुन भी नहीं पाते हैं, जिसके कारण उनकी जो भाषा है वो बाधित होती है। वो भाषा को सीखने में असमर्थ एक तरीके से हो जाते हैं, अधिगम में असमर्थ हो जाते हैं ऐसे बच्चे। ठीक है, तो वाणी बाधित जो बच्चा बोल नहीं पाता, मैक्सिमम बच्चे ऐसे जो बोल नहीं पाते, वो सुन भी नहीं पाते, जिसके कारण से भाषा भी बाधित होती है और अधिगम में भी असमर्थता होती है उनकी। तो ऑप्शन द जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आते हैं। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है। गंभीर दृष्टि बाधित बालकों की दृष्टि क्षमता कितनी होती है? 2/19, 2/18, 2/15 या 2/20। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 2/20, ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है। मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मैंने अभी आप लोगों को बताया है, आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूरेटी कितनी होती है? तो जो आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बालक होते हैं, उनकी जो दृष्टि की एक्यूरी होती है वो होती है
एक्यूरेसी कह सकते हैं वो होती है 20 से 70 फीट के बीच। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? ऐसे बच्चे जो कम सुन पाते हैं, उनको कितना तेज आवाज हम बोले तो वो सुन पाएंगे, कितनी तेज आवाज हमें निकालनी पड़ेगी उनके सामने बोलने के लिए, तो वो है 35 से लेकर के 51 डेसिबल तक की आवाज। जब इतना तेज हम बोलेंगे तब वो सुन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो जो गंभीर रूप से श्रवण बाधित यानी कि जो बहुत ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनको बिल्कुल सुनाई नहीं देता है, लगभग बहुत ही कम सुनाई देता है, तो ऐसे बच्चों का 70 से 89 डेसिबल तक की जब आवाज की जाएगी तब जाकर के कहीं उन्हें सुनाई देगा, और ये बहुत बहुत तेज आवाज होती है जिसको हमारा कान बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, वाक दोष कितने प्रकार का होता है? जो वाणी दोष होता है वो मुख्य रूप से 6 प्रकार का होता है। इसमें हकलाना, तुतलाना ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? तो डेसिबल होता है। डेसिबल जो श्रवण क्षमता होती है उसको भी हम डेसिबल में ही मापते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मंद बुद्धि या मूक बधिर? तो मंद बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 78 है, प्रतिभाशालिता होती है वातावरणीय अभिप्रेरणा से, मनोसामाजिक कारकों से, अनुवांशिक संरचना से या अ और ब दोनों? तो अगर बच्चा प्रतिभाशाली है तो वातावरण और मनोसामाजिक दोनों ही कारक उपयोगी हैं। ऑप्शन द अ और ब दोनों से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे बच्चे पिछड़े बालक कहलाते हैं। ऑप्शन व सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण मानसिक विकार को नहीं दिखलाता? चिंता, तनाव, भग्नाशा या संबंध? तो चिंता, तनाव, भग्नाशा ये सब मानसिक विकार के लक्षण है, लेकिन संबंध मानसिक विकार में नहीं आता है। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चंस आपने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हमारे तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर आपको 8 के 8 विषयों के हाथों से लिखे हुए नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लास है, सारे विषयों की मास्टर क्लास है, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी पीडीएफ, पूरी की पूरी क्लासेस, ये सब आपको मिलेगा हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी ऐप पर। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। जहां कहीं कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए, चैनल से बने रहिए दोस्तों। और अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया तो अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की क्लासेस के लिंक मिल जाएंगी, मास्टर क्लासेस की लिंक मिल जाएंगी। तो आप देखते रहिए, जहां कहीं कोई भी डाउट हमसे पूछते रहिए। चाहे दोस्तों।